राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों, स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हर रोज की तरह हम आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 2 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू फिर लेके हाजिर हैं। दोस्तों, इतने पीवाईक्यू हम आपको करा देंगे कि अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक देख लोगे तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 2007 दिसंबर परीक्षा 2007 का प्रश्न पत्र है, जिसमें पहले 50 प्रश्न आते थे जो कि 100 नंबर के होते थे दोस्तों। लेकिन अब 100 प्रश्न आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है। ए अरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी सेंट अगस्टाइन और डी डायसी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है बी प्लेटो। द लॉस की रचना प्लेटो ने की है दोस्तों। द लॉस मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, आपको बुक्स सारी याद कर लेनी है, क्योंकि बुक्स इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि बुक्स किसी न किसी एग्ज़ाम में आती रहती हैं, और नेट के एग्ज़ाम में खासकर बहुत ज़्यादा बुक्स के में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आपके 100 में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सुमेलन मैचिंग आती है बुक्स की, और या उनका प्रकाशन का कार्यकाल आता है, कौन से सन में कौन सी प्रकाशित हुई। तो चलिए, यह प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उसने अपने जीवन के संध्या काल में लिखा, और जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष के बाद 347 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये बात दोस्तों इस बुक में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो द लॉज बुक है वो इसका अंतिम ग्रंथ है। उसके बाद उसने कोई बुक नहीं लिखी, और जो उसने अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात ये प्रकाशित हुई थी, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों रिपब्लिक है। तो 2 बुक्स यहाँ पे प्लेटो की कवर हो गई। एक द लॉज जो उसके मरने के 1 साल पश्चात प्रकाशित हुई थी 347 ईस्वी पूर्व में, और जो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है रिपब्लिक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है। ए लेनिन, बी स्टालिन, सी ग्रामसी और डी मायो। तो दोस्तों, ग्रामसी इसका सही उत्तर है। राज्य की सापेक्ष स्वतंत्रता की संकल्पना ग्रामसी के साथ जुड़ी है। ग्रामसी की गणना असाधारण प्रतिभा के वामपंथी चिंतकों में होती है। ग्रामसी का जन्म इटली में हुआ है। इन्होंने अपना कुछ समय जेल में भी बिताया। ग्रामसी ने राज्य की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बुर्जुआ राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं बुर्जुआ राज्य से प्रश्न आ जाए तो आपको ग्रामसी को सही करना है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ये जो व्याख्या है मैं साथ के साथ आपको इसीलिए करा रहा हूं ताकि यहाँ हम 50 प्रश्न नहीं, लगभग 500 प्रश्न हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो व्याख्या है इसमें से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए लेखकों में से सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया बेंथम ने, जेम्स मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने और स्पेंसर ने। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है सी जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों, कहीं आपको अकेला मिल भी लिखा आ सकता है, तो आप समझ जाइए। जॉन स्टुअर्ट मिल को दोस्तों शॉर्ट में ये भी लिख के आएगा JS मिल, तो इसका मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल ही है दोस्तों। तो आप ये बात वहाँ समझ जाया करिए। चलिए, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करते हुए मात्रात्मक सुख के बजाय गुणात्मक सुख का प्रतिपादन किया। मिल ने अपने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्यों को समाहित किया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, अब यही आपका जो मैं हर रोज आपको बता रहा हूँ कि आपका अब असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण का प्रश्न आ गया है, तो उनको पढ़िए। कूट क्या है दोस्तों, कूट नीचे दिया होगा यहाँ पे। कूट ये है,
अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है, तर्क इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंत विनिर्णय करती है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो बी सही है। बी सही क्या है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए यही होगा बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। ये भी अभिकथन ये दोस्तों प्रश्न बहुत आते हैं। मैंने आपको हर बार बताया कि मैं पुस्तकें अभिकथन विचारक थॉट थिंकर ये जरूर कवर कर लें। तो चलिए अब कौटिल्य दोस्तों ये मिसप्रिंट है। कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी घोड़े रथ और पैदल। तो इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। तो इसका सही उत्तर यही है दोस्तों कि हाँ ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इससे क्या होगा, अगर अलग अलग होंगे तो ये शिकारी नहीं बन पाएंगे, शत्रु अपनी चाल में नहीं फंसा पाएगा। तो कौटिल्य के अनुसार के 4 अंग हैं, पैदल, हाथी घोड़ा और रथ। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियां होनी चाहिए, उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। चलिए निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन के कालक्रम से पहचानिए। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनका जो कालक्रम है वो कुछ इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो लेवियाथन, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस और द कैलकुलस ऑफ कॉन्सेंट। तो दोस्तों इसका कालक्रम डी, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। देखिए फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड यहाँ देख लेते हैं हम लोग। चलिए हॉब्स ने लिखी थी लेवियाथन, 1651 में आई थी। आर ए डहल ने लिखी थी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, 1963 में आई थी। जेम्स एम बुचानन ने लिखी थी द कैलकुलस ऑफ कॉन्सेंट, 1962 में आई थी। और जॉन रॉल्स ने लिखी थी दोस्तों ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971, 1951, 1963, 1962। माफ करिएगा दोस्तों ये जो यहाँ मिसप्रिंट है ये 1951, 1963 और दोस्तों ये 1962 ऊपर होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम पहचानिए। जनरल विल, अथॉरिटी एज फेडरल, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज। तो हमें ये बताना है कि ये कब सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। तो इसको हम पढ़ते हैं। संकल्पना की उत्पत्ति का सही कालक्रम निम्न प्रकार से है। जनरल विल रूसो, सत्याग्रह गांधी जी और ग्राम स्वराज गांधी जी, अथॉरिटी एज फेडरल। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो हमने लगाया वो आप समझ गए, हमने इनको कालक्रम से लगाया। जनरल विल और सत्याग्रह, फिर हुआ ग्राम स्वराज, उसके बाद अथॉरिटी इज फेडरल। चलिए निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम पहचानिए। अब वही देखिए, तब से आपके आसपास वही पुस्तकों वाले प्रश्न घूम रहे हैं। पॉलिटिकल मैन, द पावर एलाइट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट्स। हरमन फाइमर ने लिखी थी 1932 में। द पावर एलाइट 1956 में सी राइट मिल्स ने लिखी थी। पॉलिटिकल मैन 1960 में सिमोन लिपसेट ने लिखी थी। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोस्तों ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966, आमंड पावेल। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोस्तों लिखी थी ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966, आमंड पावेल। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 प्लेटो, मैकियावेली, हीगल, अरविंदो। सूची 2 प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी, सावित्री, टाइम स्पिरिट और फिलोसफर किंग। तो दोस्तों अब चलिए करते हैं इसके दोस्तों कोड दिए हुए हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही आएगा, आपका प्रश्न पत्र जो होगा बिल्कुल ऐसा ही आएगा। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं आपको ऐसे ही स्लाइड करना पड़ेगा क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है। तो आप इस वीडियो से ये समझिए कि आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो रही है। तो दोस्तों मिलान करते हैं। प्लेटो फिलोसफर किंग और मैकियावेली प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी, हीगल टाइम स्पिरिट और अरविंदो सावित्री। अगर दोस्तों आपको इनमें से एक भी आ रहा होगा तो आपका सही हो जाएगा। देखिए फिर से वही प्रश्न, ज़्यादातर आपके कितने मैचिंग के प्रश्न आ रहे हैं, ये अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है ये तभी आ रहे थे
और आपको इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। गेट कीपर संतुष्ट, सुअर से असंतुष्ट, सुकरात अच्छा है, संपूर्ण क्रांति, एनकोडिंग और डिकोडिंग, डाइट जयप्रकाश नारायण, डेविड ईस्टन, जे.एस. मिल। तो दोस्तों अब इसमें मुझे एक आता है, तो अगर मैं इससे सही आंसर कर सकता हूं, तो अगर आपको एक भी आता है तो आप बिल्कुल इससे सही आंसर कर सकते हैं। चलिए, गेट कीपर डेविड ईस्टन, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट, सुकरात अच्छा है, जे.एस. मिल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। तो यही मुझे पता था, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, और एनकोडिंग और डिकोडिंग डाइच। चलिए, अब तुलनात्मक राजनीति एवं विश्लेषण से हम प्रश्नों को करेंगे। तो नीचे दिए गए कथन में से कौन सा ठीक है ये हमें बताना है। तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र की उपविधा शाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार में कुछ विकृतियां आ गई थीं। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा हुई क्योंकि अमेरिकन विद्वानों ने पिछली सदी में राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिशास्त्री के आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई है। तुलनात्मक राजनीति पिछली सदी के 50वें दशक में अस्तित्व में आई। तो दोस्तों ये सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति। दोस्तों ये तो अभी पढ़ा ही था, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं में संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग अलग सदस्यता की आवश्यकता होती है। पश्चिमी मंत्रित्व रूपी सरकार मंत्रिमंडल की अनौपचारिक स्थिति पर जोर देता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाली नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा में सर्वोत्तम रूप से नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह से कार्य करने को उत्तरदायी है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सी, ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाली नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोत्तम रूप से नियंत्रण करने और दिशा निर्देश की तरह से कार्य करने का भी उत्तरदायी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? हमें इसमें सिर्फ वो वाक्य पहचानने हैं जो सही हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान में इनका जिक्र हुआ है और ये वाक्य आए हैं। तो चलिए इसको ऐसा ही कर लेते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को दिखता होगा, इसलिए मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि कहीं आपको दिखने में दिक्कत ना हो। चलिए, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री का पर्यवेक्षण आवश्यक नहीं है। गैर राजनीतिक अनुभव आवश्यक राजनीतिक समाजीकरण में कोई योगदान नहीं करते। राजनीतिक समाजीकरण ये हो गया आपका राजनीतिक समाजीकरण आधिपत्यवादी कुटुंब संरचना और मूल्यों के बीच की विभाजन रेखा की अनदेखी करता है। तो दोस्तों सही है इसका, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिव्यक्ति एटीट्यूड की स्थापना तथा उसका विकास करता है। चलिए अभिकथन, आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल व समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। तर्क, सांस्कृतिक परिवर्तन की अवरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। तो दोस्तों अब हम इसको करते हैं और इसको आके चलो देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है दोस्तों यहाँ ही दे दिया, देखिए इसका उत्तर है ए। और यही मुझे लग रहा था क्योंकि जो इसका ए का मतलब होता है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो वही है। अभिकथन है, राज्य और राज्य प्रणालियाँ आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और स्थायी अभिलक्षण हैं और राज्य प्रणाली और आधुनिक ऐतिहासिक रूप में घनिष्ठतापूर्ण संबंध है। दोस्तों ये भी ये होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को आपस में एक दूसरे सही व्याख्या कर रहा है। राज्य और राज्य प्रणाली आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत एवं स्थायी अभिलक्षण है। राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्ण संबंध नहीं है। चलिए, अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। तो ये भी ये है, ये दोनों को सही व्याख्या कर रहे हैं। निम्नलिखित उपागमों का सही कालक्रम पहचानिए। देखिए अब कालक्रम फिर से यही प्रश्न आपके बार बार बनते हैं, इसीलिए तो नेट का एग्जाम ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग ना होते हुए भी लोग पास नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि इसमें प्रश्न ही ऐसा आता है, एक भी प्रश्न आपको वन लाइनर नहीं देखने को मिलेगा। निम्नलिखित उपागमों का सही कालक्रम पहचानिए। दार्शनिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, व्यवस्था उपागम। दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि उपागम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट दार्शनिक उपागम, सेकंड मार्क्सवादी, जो थर्ड है वो मार्क्सवादी उपागम, और व्यवहारवादी उपागम, उसके बाद व्यवस्था उपागम। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी से चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ताकि हम आपकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को और अच्छा कर सकें और आपको बहुत अच्छा वीडियो दे सकें, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आपको देखने में सुनने में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, तो हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी सपोर्ट करते रहिए। निम्नलिखित युग्मों में किसका मिलान ठीक नहीं है? परेटो, अभिजन की संचालनशीलता, राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया, और लुसियन पाई संरचनात्मक विभेदीकरण, और ऑर्गेन्स की राजनीतिक क्षय। तो दोस्तों ये ऑर्गेन्स वाला ठीक नहीं है। चलिए आइए जानते हैं क्या ठीक होगा। परेटो, ये तीनों दोस्तों ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? रॉबर्ट मिशेल, सही है। स्वल्पतंत्र का लौह नियम, हटिंगटन, आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया, कार्ल डायच, रिसेप्टर्स, और डी आलमंड, अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र। दोस्तों ये सही है। चलिए सही मिलान दोस्तों आपको समझ आ गया। चलिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1, अधिकारी तंत्र, नौकरशाह, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यवहार की एक उपव्यवस्था, व्यवहारवादी, कृषि एवं उद्योग आधारित, सामान्य व्यवस्था, कानूनी एवं तार्किक अधिकरण, पर्यावरणीय, मानव स्वभाव का विश्लेषण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, और सी सही उत्तर क्या है? अधिकार तंत्र, नौकरशाह, कानूनी एवं तार्किक अधिकरण, व्यवहारवादी, मानव स्वभाव का विश्लेषण, और सामान्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था, पर्यावरणीय, कृषि एवं उद्योग आधारित। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बुल एच, कैप्लन एम, फुकुयामा और कार्ल मार्क्स। तो क्रांतिकारी प्रणाली, इतिहासकांत, प्रणाली सिद्धांत और विकास की प्रणाली। तो चलिए दोस्तों आइए, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, और थर्ड का सेकंड, और फोर्थ का फर्स्ट। बुल एच विकास की प्रणाली, कैप्लन एम प्रणाली सिद्धांत, फुकुयामा इतिहासकांत, और कार्ल मार्क्स क्रांतिकारी प्रणाली। भारतीय शासन एवं राजनीति को दोस्तों पढ़ेंगे। राजनीतिक दलों का पंजीयन के प्रावधान के अनुसार होता है। ए, संविधान की धारा 324 के अनुसार, बी, चुनाव आयोग, सी, सरकार के परामर्श के बाद चुनाव आयोग, और डी, 1951 की जन प्रतिनिधि धारा के अनुसार। तो दोस्तों जो डी उत्तर है वो सही है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है? AIADMK, असम गण परिषद, INLD और द्रमुक। तो दोस्तों जो उत्तर है वो है द्रमुक। द्रमुक यूपीए सरकार में भागीदार है। यूपीए सरकार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख पार्टियां में कांग्रेस एवं द्रमुक हैं। चलिए नीचे दी गई किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, केरल। तो जम्मू और कश्मीर राज्य असेंबली 6 वर्ष की है, जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों बी सही है। संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर का शासन संचालित होता है। 31 अक्टूबर 2009 से जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 व 35A को हटा दिया गया है और जम्मू और कश्मीर 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित जम्मू कश्मीर व लद्दाख। इस प्रकार वर्तमान में राज्य असेंबली की अवधि 5 वर्ष हो गए हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से आपका अभिकथन तर्क, इसको इंग्लिश में लिख के आता है असर्शन और रीजन, इसीलिए A और R बन के आता है। प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संचालन पर अतिरंजित बल देने का भारत प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। इसका मुख्य शिखर
निचले स्तर पर पहल बनी है? उत्तर ए है दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए, निम्न घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना, आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन और संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ नारा, और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना। तो सी दोस्तों सही है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का फोर्थ। आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन 1969, संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ नारा 1971, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों के बाद गांधी सीट का खत्म हुआ 1975, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का बनना 1977। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। ए, मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस, ए के गोपलन केस और संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित केस। तो दोस्तों डी इसका सही उत्तर है। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का फोर्थ। ए के गोपालन केस 1950 में हुआ था, गोकुलनाथ केस जो आया 1967 में, मिनर्वा मिल्स 1980 में, और संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंधित केस आर कोहलो वर्क बनाम तमिलनाडु राज्य। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को दोस्तों अब हम पढ़ेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड 1996, जेपी का बिहार आंदोलन 1982, ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना 1932, वाजपेयी जी की पहली बार प्रधानमंत्री बनना 1974। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी इसका सही उत्तर है। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। सांप्रदायिक अवार्ड 1932, जेपी का बिहार आंदोलन 1974, ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना 1982 में, वाजपेयी जी का पहली बार प्रधानमंत्री बनना 1996 में। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, रजनी कोठारी। सूची 2, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन, लायड और सूजन रुडोल्फ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, और महात्मा गांधी, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो बी, फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का फर्स्ट है, और थर्ड का सेकंड है, और दोस्तों फोर्थ का थर्ड है। चलिए, रजनी कोठारी, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, लायड एंड सूजन रुडोल्फ, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। पद सोपान को मापन प्रक्रिया स्केल प्रोसेस किसने कहा? मूनी और रेले, फेलिक्स, ए निग्रो, हेनरी फ्योल, एल उर्वरिक। तो उत्तर ए दोस्तों सही है, मूनी और रेले। पद सोपान को मापन प्रक्रिया मूनी और रेले ने कहा। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती रहती है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, और आप एक बार जाके चैनल को जरूर देखें। उस पर जो भी प्लेलिस्ट हैं, हिंदी, जीएस, मोटिवेशनल, आप उन सब प्लेलिस्ट को, करंट की जो 2 प्लेलिस्ट चल रही हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखो। मानव संबंध सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधों को मानवीय स्थिति, प्रेरणा और श्रमिक पर संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासक लोक प्रशासन से अलग है? पॉल एच एपलबी, हेनरी फ्योल, एल उर्वरिक और मैरी पी फॉलेट। तो दोस्तों जो पॉल एच एपलबी हैं वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है। पॉल एच एपलबी निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग भिन्न मानते हैं। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन तथापि अध्ययन की एक शाखा के रूप में उसका उदय वर्तमान काल में ही हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिकथन वाला, फिर आ गया असर्शन रीजन। लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है। संसद
पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए आगे चलते हैं। अभिकथन, सरकार अपने कर्मचारियों से को की गई प्रकार का प्रशिक्षण देती है। तर्क, प्रशिक्षण से कर्मचारियों में कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो इसमें भी दोस्तों आर और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। नए लोक प्रशासन के उद्गमन और समृद्धि के निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, पब्लिक ऑफ टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए। देखिए दोस्तों, पिछले वाले में मिन्नो ब्रुक का नाम आया था, इसमें भी मिन्नो ब्रुक का नाम है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके वही क्वेश्चन बार बार घूमते हैं। हनी रिपोर्ट 1967 में आई थी, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो भी 1967 में, और पब्लिक और टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में, और मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस दोस्तों 1968 में। निम्न सिद्धांतों उपागमों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग सिद्धांत। तो दोस्तों जो सही है वो है मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, फिर है ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग सिद्धांत और उसके बाद है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नियंत्रण विस्तृत, स्पैन ऑफ कंट्रोल, पद सोपान, स्केलर प्रोसेस, आनुवांशिक सत्ता, हेरिडेटरी अथॉरिटी और संगठन अथॉरिटी होगा दोस्तों, ये अथॉरिटी नहीं होगा, हेरिडेटरी अथॉरिटी। संगठन के 14 सिद्धांत, 14 प्रिंसिपल, 14 में दोस्तों डबल ई लगेगा, 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नियंत्रण विस्तृत, स्पैन ऑफ कंट्रोल, वी ए ग्रेकुनास, पद सोपान, स्केलर प्रोसेस, जेडी मुनी, आनुवांशिक सत्ता, हेरिडिटरी अथॉरिटी, मैक्स वेबर और संगठन के 14 सिद्धांत, हेनरी फुएल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है? हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। महात्मा गांधी, हेनरी किसिंजर, मार्गन थाउ और वुड्रो विल्सन। दोस्तों वुड्रो विल्सन को कहा जाता है द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है वुड्रो विल्सन को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों वुड्रो विल्सन ही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सेकंड दोस्तों माफ करिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, शीत, देखिए स्टडी ऑफ, इनकी एक बुक भी है दोस्तों वुड्रो विल्सन के, उसका नाम है, उन्होंने 87 में ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 1887 में आई थी, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हमें दो ध्रुवीय संसार में, बहुध्रुवीय संसार में, एक ध्रुवीय संसार में और अराजकता में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एक ध्रुवीय संसार में। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम एक ध्रुवीय संसार में हैं। शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता है। दोस्तों कोल्ड वार को जरूर पढ़िएगा, कोल्ड वार का जिक्र हो रहा है, पिछले पेपर में भी हुआ था, तो कोल्ड वार को जरूर पढ़िएगा। प्रश्न, शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद की बात करता है, तब हम एक ध्रुवीय संसार में ही रह रहे थे। वर्तमान 2023 हम वैश्विक परिदृश्य बहुध्रुवीय संसार में रह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह किसने कहा? वुड्रो विल्सन, इवांस और न्यूहम, हैंस जे मॉर्गनथाउ और केनेथ वोल्टेज। तो दोस्तों ये कहा है हैंस जे मॉर्गनथाउ, कहीं कहीं अकेला मॉर्गनथाउ भी लिखा आ सकता है। हैंस जे मॉर्गनथाउ यथार्थवादी विचारक हैं तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है। मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं। मानव स्वभाव इस प्रकार का है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए लगा रहता है और इसीलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों की नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभिकथन है, अविकसित देश समकालिक विश्व में भारी समानताओं में ग्रस्त है और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं देता। तो ए सही है दोस्तों, आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए
अगले प्रश्न में चलते हैं। अभिकथन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता। वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारती सस्पेटिबिलिटी की संतुष्टि करने से असफल हुई है। तो इसका उत्तर डी है दोस्तों, ए गलत है, आर सही है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न इससे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके लिए पीपीटी तैयार करने में समय लगता है और मैं स्वयं इस चीज को पढ़ रहा हूं, तो क्यों ना आपको वैसा ही दिखाया जाए जो मैं खुद पढ़ रहा हूं। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो मुझे सब कुछ आता है, तो जो मैं भी खुद पढ़ के ही आपको पढ़ाता हूं, ये बात आप समझिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वही क्यों ना मैं आपको पढ़ाऊं, तो इसलिए मैं आपको ये ऐसे के ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप इस बार जेआरएफ क्लियर कर सकें। चलिए, निम्नलिखित में सही कालक्रम को पहचानिए। सोवियत यूनियन का टूटना, नेम, नाटो, इंडियन ओशन रिम। तो डी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। नाटो 1949, नेम 1961, सोवियत यूनियन का टूटना 1991, इंडियन ओशन रिम 1997। निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए। कैप डेविड, माई लाई जनसंहार, इराक द्वारा कुवैत पर हमला, सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी माई लाई जनसंहार 1968, वियतनाम, कैप डेविड 1978, सेंट पीटर्स में G8 का शिखर 1985, इराक द्वारा कुवैत पर हमला 1990। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, भारत का विदेश नीति का निर्माता रूस, पंचशील, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज दोस्तों सुभाष चंद्र बोस है ना। पंचशील जवाहरलाल नेहरू, 2 तो मैंने आपके बता दिए, अब इसी से मिलान कर दीजिए बस। देखिए, भारतीय विदेश नीति का निर्माता जवाहरलाल नेहरू, रूस, चीन, पुतिन। हाँ दोस्तों, पंचशील चीन होगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे समझौता हुआ था लेकिन चीन के साथ हुआ था, तो यहाँ पे पंचशील चीन होगा। चलिए, और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, गलत वो भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने तुरंत गलत किया, क्योंकि पंचशील मैंने चीन ऑप्शन नहीं देखा। पंचशील जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था, तो पंचशील चीन है, रूस के पुतिन है, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, भारत की विदेश नीति का निर्माता जवाहरलाल नेहरू। चलिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये पैराग्राफ है, ये आप पढ़ेंगे, इसके हिसाब से समीक्षात्मक क्रिटिकल सिद्धांतवादियों की समाज में वैकल्पिक मॉडल प्रारूप प्रस्तुत करने की असमर्थता के प्रति यह अधीरता जो वर्तमान प्रारूप मॉडल के विश्लेषण की वैकल्पिक विधि से भिन्न है। इसमें आंशिक रूप में समीक्षावादी क्रिटिकल दार्शनिक तथा 1970 के दशक के उत्तरार्ध के राजनीतिक सिद्धांतकारों की विरुद्ध आलोचना की गई है जो अक्सर कटु है। तो वो पढ़ने से पहले ना दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ लेने हैं। लेखक का संबंध मूलत की आलोचना से है, समीक्षात्मक सिद्धांतवादी पारंपरिक। तो दोस्तों समीक्षात्मक सिद्धांतवादी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है। लेखक वाल्टियर में दोष निकालता है क्योंकि उसकी निरंकुशवादी की आलोचना तथा प्रेशियन राज्य व्यवस्था के प्रति समर्थन। दोस्तों ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ूंगा, समय कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये पैराग्राफ में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा लगभग ये सही होता है हमेशा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नवदार्शनिक समोस्क्रीन ध्रुमपट के लिए कहते हैं तानाशाही शासकों की पोल खोलने। ये सब दोस्तों पैराग्राफ हैं, आंसर आपको पैराग्राफ पढ़ना है। लेखक के अनुसार समकालीन विश्व है मूलत प्रजातांत्रिक लोगों की यातनाओं से पूर्ण, अधिकतर एक दलतंत्री टोलिटेरियन, मानवाधिकारों के हनन। तो दोस्तों मानव अधिकारों के हनन से पूर्ण। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है सर्वाधिकारी राज्यों की पोल खोलना। दोस्तों ये थे आपका, ये पूरा आपका सेट आज हो गया। अब हम अगले दिन अगली क्लास में हम एक और सेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप पढ़ भी रहे होंगे, आप अपने PYQ सारे कवर कर रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।